नमस्कार। आज अपना हिंदी में टॉपिक है समास पार्ट 3। समास के 2 पार्ट हो गए थे। किसी भी कंपटीशन के लिए, छोटी से बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूलों के लिए भी छोटी से बड़ी कक्षाओं में ये लगभग सिलेबस में आता है। इसके 2-3 प्रश्न निश्चित तौर पर किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं हिंदी का, जहाँ पर सिलेबस का नाम है। 2011 में जब रिट पहली बार लागू हुई थी तो बहुत ही आसान से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा पद प्रधान होता है। तो ये पद क्या होता है? पहली बात, समास किसे कहते हैं? जब 2 पद आपस में मिलते हैं, जैसे राम धन, तो पहला पद राम, दूसरा पद धन, और दोनों को मिलाकर के तीसरा पद बना राम धन। तो ये तो पूर्व पद है, धन ये उत्तर पद है, और दोनों को मिलाकर जो तीसरा पद बना वो सामासिक पद। तीसरा पद बना वो सामासिक पद। अब सामासिक पद, 2 पद मिलकर के एक पद बन गया, इसको सामासिक पद कहते हैं। तो कई बार तो इस सामासिक पद का अर्थ पहले पद के आधार पर निकलता है, तो पहले पद के आधार पर निकले तो ये पूर्व पद प्रधान। कई बार सामासिक पद का अर्थ दूसरे पद के आधार पर निकलता है, तो वहां पर दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान। कई बार दोनों का बराबर योगदान होता है। सामासिक पद का अर्थ निकालते समय पूर्व और उत्तर पद दोनों का बराबर योगदान होता है, तो उभय पदों का बराबर योगदान यानी उभय पद प्रधान। कई बार न तो पहले के आधार पर अर्थ निकलता, न दूसरे के आधार पर अर्थ निकलता, जबकि कोई अन्य अर्थ निकलता है, उसको अन्य पद प्रधान कहते हैं। इस प्रकार से पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावी समास, उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान, इसके 3 उदाहरण हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। उभय पद प्रधान ये द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान ये बहुव्रीहि समास। अब देखो, आज सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की पहली विशेषता, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका मतलब जब 2 पद मिलते हैं तो न तो पहले के आधार पर अर्थ निकलता है, न दूसरे के आधार पर अर्थ निकलता है, जबकि दोनों का बराबर तालमेल से कोई अर्थ निकलता है। इसलिए इसको उभय पद प्रधान या दोनों पद प्रधानता वाले समास होता है, ये द्वंद्व समास। अब इस द्वंद्व समास, इसके प्रकार कितने? इसके 3 प्रकार माने जाते हैं द्वंद्व समास के। पहला है नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। ये इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? बहुत ही आसान है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और निकल करके आता है। विग्रह करने पर यानी और का लोप होता है। और का लोप यानी दोनों पदों का जब विग्रह करते हैं तो और शब्द है ये निकल करके आता है। वहां पर कौन सा समास माना जाता है? इतरेतर द्वंद्व। जैसे इसके उदाहरण देखो, माता पिता, माता पिता। यहां पर माता पिता का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। इसी प्रकार से राधे श्याम, राधा और श्याम, राधे श्याम, राधा और श्याम। सुरासुर, सुर और असुर,
सुरासुर, सुर और असुर, सीताराम। सीता और राम, सीताराम, सीता और राम। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। इसके भेद कितने? 3। पहला भेद इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व का एक ही इसकी पहचान है, जब दोनों पदों का विग्रह करेंगे या समास का विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और निकल करके आएगा। यानी सामासिक पद में और का पहले से लोप है, तो और का जहां पर लोप हो वो कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व है। जैसे माता पिता, माता और पिता। राधे श्याम, राधा और श्याम। सुरासुर, सुर और असुर। सीताराम, सीता और राम। ये इतरेतर द्वंद्व है। फिर समाहार द्वंद्व है। द्वंद्व समास का दूसरा भेद समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व। ये समाहार द्वंद्व क्या है? इसकी पहचान क्या है? इसमें पराये पराये योजक चिन्ह होता है दोनों पदों के बीच में। पराये योजक चिन्ह का प्रयोग या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है दोनों शब्दों के बीच में। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं? विग्रह करते समय शब्द के अंत में आदि लगा दिया जाता है। विग्रह करते समय शब्द के अंत में आदि लगा दिया जाता है या आदि का प्रयोग। विग्रह करते समय शब्द के अंत में आदि लगा दिया जाता है या आदि का प्रयोग। समाहार द्वंद्व पराय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। समाहार द्वंद्व में पराय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पराय पराय विग्रह करते समय क्या करते हैं? शब्द के अंत में आदि लगा दिया जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखो, फल फूल धन दौलत। फल फूल, अब इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह फल फूल आदि। समाहार द्वंद्व में बीच में पराय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करते समय उस समासिक पद के अंत में क्या जोड़ते हैं? आदि। फल फूल आदि। धन दौलत, तो इस धन दौलत का विग्रह क्या होगा? धन दौलत आदि। धन दौलत आदि। कुर्ता टोपी, तो इसका विग्रह भी क्या होगा? कुर्ता टोपी आदि। हाथ पांव, इसका विग्रह भी क्या होगा? हाथ पांव आदि। हाथ पांव आदि। फिर देखो चाय पानी, तो चाय पानी आदि। लिपा पोती, तो लीपना पोतना आदि। लिपा पोती का लीपना पोतना आदि। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। इसके 3 प्रकार। पहला इतरेतर द्वंद्व बहुत आसान है, इसमें और का लोप होता है। इसका क्या मतलब हुआ? उस पद का जब हम अर्थ समझते हैं या विग्रह करते हैं तो और निकल कर आता है। इसका मतलब और यहां पहले से लुप्त था, और का लोप होता है। जैसे माता पिता, अब इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, तो यहां पर ये और का लोप हो गया। राधे श्याम का राधा और श्याम। सुरासुर का सुर और असुर। सीताराम का सीता और राम। फिर दूसरा भेद समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास वाले पद में पराय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर शब्द के अंत में आदि लगा दिया जाता है। फल फूल आदि।
धन दौलत आदि, कुर्ता टोपी, इसमें योजक चिन्ह भी, और इसका विग्रह करते समय अंत में क्या जोड़ेंगे, आदि, कुर्ता टोपी आदि। हाथ पांव आदि, चाय पानी आदि, लिपा पोती आदि। अब देखो इस समास का तीसरा भेद विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्पात्मक द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व। विकल्पात्मक द्वंद्व का क्या मतलब हुआ, जब दो पद आपस में मिलेंगे तो उनमें उनका मेल इस प्रकार से होगा कि एक दूसरे का विकल्प है, या तो ये या फिर ये, यानी विग्रह करने पर दोनों के बीच में या लगेगा। इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं, या का वहां पहले से ही लोप था, तो या। विकल्पात्मक द्वंद्व में विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच या का प्रयोग, विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में किसका प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है। तो या तो पहला पद या दूसरा पद तो विकल्प की तरह से प्रयुक्त हो गई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विकल्पात्मक द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखो इसके उदाहरण, उल्टा सुल्टा, उल्टा सुल्टा, तो इसका विग्रह करने पर क्या होगा, या तो ये उल्टा या सुल्टा, तो विग्रह करने पर उल्टा या सुल्टा। विकल्पात्मक द्वंद्व का विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच में या का प्रयोग किया जाता है, या लगाते देते हैं, तो इसी का प्रयोग करते हुए उल्टा सुल्टा, उल्टा फिर बीच में या लगाया, उल्टा या सुल्टा। फिर देखो इसके बाद में लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ हानि का लाभ या हानि। शीतोष्ण, शीतोष्ण का क्या हुआ, शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, तो दोनों में से एक विकल्प है, इसलिए यहां पर ये कौन सा हो गया, विकल्पात्मक द्वंद्व समास। फिर देखो इसके बाद में थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, तो यहां पर भी दोनों में से एक विकल्प है, यह भी विकल्पात्मक द्वंद्व है। फिर शस्त्रास्त्र, शस्त्रास्त्र, शस्त्र जोड़ अस्त्र से शब्द बना है शस्त्रास्त्र, तो शस्त्र या अस्त्र, इसका विग्रह क्या हुआ, शस्त्र या अस्त्र, शस्त्र जोड़ शस्त्र जोड़ अस्त्र से शब्द बना है शस्त्रास्त्र, तो इसका विग्रह क्या हो गया, शस्त्र या अस्त्र, तो यह भी कौन सा है, विकल्पात्मक द्वंद्व है। फिर देखो इसके बाद में यह है दाल रोटी, दाल या रोटी, इस तरह से ये कौन सा हो गया, विकल्पात्मक द्वंद्व हो गया। इतरेतर द्वंद्व है जिसमें और का लोप होता है, यानी विग्रह करने पर बीच में और लगा दिया जाता है। समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व में क्या होता है, ये पराय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, विग्रह करते समय लास्ट के अंदर आदि जोड़ दिया जाता है। फिर देखो विकल्पात्मक द्वंद्व में इस तरह का पद होता है, एक दूसरे का विलोम, जैसे लाभ का विलोम हानि, शीत का विलोम उष्ण, थोड़ा का विलोम बहुत, दो विलोम शब्द आपस में जुड़े होते हैं, तो उनका विग्रह करते समय या तो पहले वाला या दूसरे वाला। उल्टा का विलोम सुल्टा, तो विग्रह करते समय लास्ट में याद लगाएंगे, उल्टा या सुल्टा, एक विकल्प होने पर एक विकल्प का चयन करना होता है, वहां पर ये विकल्पात्मक द्वंद्व है। अब देखो द्वंद्व समास के अंदर और क्या आता है, ये तो इसकी सामान्य बातें हो गई। कई बार एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाता है, कई बार एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाता है, वहां पर भी ये द्वंद्व समास होता है। कैसे आएगा देखो, कई बार एक
सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाता है, वहां द्वंद्व, और द्वंद्व भी कौन सा? समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व माना जाता है, समाहार द्वंद्व माना जाता है। जैसे चाय वाय, अड़ोस अड़ोस पड़ोस, पानी वानी, रोटी ओटी। इस तरह से खाना वाना। मुख सुख के कारण से जब एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाए तो वहां पर भी द्वंद्व समास माना जाता है। और कौन सा द्वंद्व है? विकल्पात्मक द्वंद्व माना जाता है, ये समाहार द्वंद्व माना जाता है। और इनका विग्रह करते समय क्या करते हैं? जो सार्थक शब्द होता है उसके साथ आदि लगा देते हैं। इस प्रकार के शब्दों का विग्रह करते समय क्या करते हैं? जो सार्थक शब्द होता है उसके साथ आदि लगा देते हैं। जैसे चाय और वाय में, इसमें यहां पर यह सार्थक है, यह सार्थक है, तो इसका विग्रह करते समय क्या होगा? चाय आदि। अड़ोस पड़ोस, पड़ोस में यह पड़ोस सार्थक है, तो इसका विग्रह करते समय क्या होगा? पड़ोस आदि। इसी प्रकार से चाय पानी वानी, यहां पर पानी सार्थक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? पानी आदि। रोटी वोटी, यहां पर रोटी सार्थक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? रोटी आदि। खाना वाना, यहां पर खाना सार्थक है, तो इसका विग्रह क्या होगा? खाना आदि। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? कई बार एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द आ जाता है, वहां पर द्वंद्व समास माना जाता है। कौन सा द्वंद्व है? समाहार द्वंद्व माना जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया। इस प्रकार के शब्दों का विग्रह करते समय क्या करते हैं? सार्थक शब्द के साथ आदि लगा देते हैं। ठीक है, फिर देखो कई बार गिनती वाले शब्दों में भी और द्वंद्व समास होता है। गिनती वाले शब्दों में भी द्वंद्व समास होता है। कौन सी गिनती वाले शब्दों में द्वंद्व समास होता है? इनमें से कई बार ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं गिनती वालों में से, क्योंकि इस बात में ये भ्रम रहता है कि गिनती वाले ज्यादातर द्विगु समास में होते हैं, उनमें द्वंद्व भी हो सकता है। वो कौन से हैं? इनमें से कंपटीशन में प्राय पूछा जाता है। तो किस तरह से देखो, 1 से 10 तक गिनती व 10 से बाजे संख्याओं को छोड़ बाकी सभी संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व समास होता है। 1 से 10 तक गिनती और 10 से बाजे जितनी भी संख्याएं हैं, इनको छोड़ करके बाकी सभी में द्वंद्व समास होता है। 1 से 10 तक गिनती हो और ऐसी संख्या हो जिसमें 10 का भाग जाए, 1 से 10 तक गिनती हो और ऐसी संख्या जिसमें 10 का भाग जाए, इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे यह है 25, इसका विग्रह होगा 5 और 20, 5 और 20, 31, इसका विग्रह होगा 1 और
30, 61, इसका विग्रह होगा 1 और 60। अब जैसे 70 ये है, तो 25, 5 और 20, 31, 1 और 30, 61, 1 और 60। यहां पर 70 में क्या है, 70 10 से भाज्य है, तो 1 से 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी में द्वंद्व समास होता है। तो 70 में द्वंद्व समास नहीं, 70 में कौन सा समास है, द्विगु समास। इसकी कितने भी उदाहरण हो सकते हैं, 1 से 10 तक गिनती व 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी में कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है।